ज़रूरी नहीं कि लो ग्रेड फीवर ही वायरल फीवर होता है। आपको डेंगू में, मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर मिल सकता है, ठंडी देके बुखार आ सकता है, हड्डी तोड़ बुखार हो सकता है, एक तरह का जॉइंट पेन आपको होगा, वीकनेस होगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, वॉमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हमेशा प्यास लगी रहेगी और कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, और लॉस ऑफ एपेटाइट दैट इज़ भूख नहीं लगेगा आपको। ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स वायरल फीवर में होते हैं। अब वायरल फीवर होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके कॉज क्या है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट में क्या लिया जाए, क्या क्या ट्रीटमेंट से हो सकते हैं। चलो मेडिसिन, डॉक्टर के पास गए, हमें पता है मेडिसिन दे देंगे, हम ठीक हो जाएंगे विद इन 1 या 2 हफ्ते में। बट कुछ होम रेमेडीज़ वाली भी चीज़ होती है। अगर कोई जिसके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उस केसेस में हम होम रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं, तो इन चारों पॉइंट आज कवर करेंगे। चारों पॉइंट के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, होम रेमेडीज़ क्या है, ट्रीटमेंट क्या क्या ले सकते हैं, हम घर पे क्या इलाज कर सकते हैं वायरल फीवर से बचने के लिए, इसी के बारे में आज डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर संजीव सिंह, आप देख रहे हो यूट्यूब पर मेरा चैनल दैट इज़ होम रेमेडीज़, हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़, जहाँ आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. वायरल फीवर, थोड़ा भी अगर बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है दैट इज़ रेफर टू वायरल फीवर। जैसे मैंने बताया हमेशा ये नॉर्मल नहीं रहता, डेंगू मलेरिया में ज़्यादा हो सकता है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, चिल्स दैट इज़ ठंडी लगेगी आपको, ठंडी देके बुखार आएगा। दोस्तों पेशेंट आके बताते हैं, वैसे तो ये ब्लैंकेट्स वगैरह डाल के आते हैं, ओढ़ के आते हैं चादर वगैरह, और बाद में पता चलता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। पहले आके बताएंगे डॉक्टर साहब ठंडी देके बुखार लग रहा है, बट उनका जब टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर अबव 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है उनका दोस्तों। तो सीधी बात है, वायरल फीवर नॉर्मल तो नहीं है, हाई ग्रेड वायरल फीवर है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह से होता है क्या, दोस्तों ठंडी लेके बुखार आता है, एक तरह का राइगर वाली फीलिंग आती है, ठंडी काँपने लगता है, दांत वगैरह बजने लगते हैं, स्वेटिंग होती है, पूरा शर्ट पैंट जो भी है सब भीग जाता है, बहुत स्वेटिंग होती है, और एक तरह का दांत वगैरह बजने लगते हैं, कटाने लगते हैं। दैट इज़ रेफर टू वायरल फीवर बिकॉज ऑफ मलेरिया। इसमें दोस्तों ठंडी देके बुखार आएगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया। देन सेकंड आपको स्वेटिंग भी बहुत होगी, इसमें वायरल फीवर में स्वेटिंग भी होती है दोस्तों, पसीने पसीने से पेशेंट लथपथ हो जाते हैं, भीग जाते हैं, इतनी सारी स्वेटिंग होती है। एंड विदाउट इंजेक्शन इतना ठंडी लग के बुखार आता है, विदाउट इंजेक्शन बुखार उतरता नहीं, विद इन 10 to 15 मिनट्स बुखार तो सप्रेस हो जाता है, बट अलॉन्ग विथ मेडिसिन एंड अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स उससे हम वायरल फीवर कम कर सकते हैं। देन सेकेंड दोस्तों 2 पॉइंट मैंने कवर किया, चिल्स, देन स्वेटिंग, एंड थर्ड डिहाइड्रेशन। प्यास बहुत लगती है, पेशेंट आके बताते, इवन पोस्ट दैट इज़ बुखार उतरने के बाद 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को डिहाइड्रेशन, एक तरह का कुछ जो टंग है वो ड्राइनेस लगेगा, सूखा सूखा लगेगा, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होगी। इसमें यही होता है दोस्तों वायरल फीवर में, जो जीभ है वो सूखी लगेगी, आपको डिहाइड्रेशन वाली सिम्टम्स आएंगे, हमेशा प्यास लगी रहेगी, और जब आप पानी पीना जाओगे तो उतना प्यास आपको नहीं लगेगा जितना आप बताने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे सिम्टम्स वायरल फीवर से मैच करते हैं। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ हेडेक, एक तरह का हेड, सर में दर्द हुआ रहता है, ऐसा लगता है कोई कील ठोक रहा है, माइग्रेन जैसा पेन होता है दोस्तों। वायरल फीवर के ये सिम्टम्स हैं, माइग्रेन जैसा दर्द होगा, एक तरफा दर्द होगा, एक तरफ रुका होगा, इस तरह का दर्द होता है, और कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा है कि हम 5th पॉइंट भी इसमें कवर कर सकते हैं, दैट इज़ वॉमिटिंग। हेड पेन इतना होता है दोस्तों, हेड के साथ आपको डिजीनेस होगा, चक्कर आएगा, और चक्कर के साथ दोस्तों वॉमिटिंग भी होगी। क्यों होती है, सर में दर्द होता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, हमेशा वीकनेस होता है, और एक तरह का दोस्तों चक्कर जैसे फीलिंग आती है, जैसे मैंने डिजीनेस, और उसके वजह से बिकॉज ऑफ दैट वॉमिटिंग होती है दोस्तों, उल्टी होना शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है, खूब ज़्यादा होते हैं, और जो अगर सीवियर और हाई ग्रेड फीवर हो तो उसको तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया
जॉइंट पेन होता है दोस्तों, जोड़ बहुत दर्द करता है, एक तरह का मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में भी पेन होते हैं, जॉइंट में भी पेन होते हैं, एक तरह का हड्डी तोड़ बुखार होता है, पूरा जॉइंट पेन करने लगता है, इतना दर्द होता है वायरल फीवर में। और जैसे में होता है विदाउट इंजेक्शन में डायनापार या फिर डाइक्लोफेनाक इंजेक्शन देना ही पड़ता है, उसके बाद या उनको रिलीफ होता है दोस्तों। रिलीफ मीन्स थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इंजेक्शन। विदाउट आप मेडिसिन, विदाउट आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स किए बगैर आप ट्रीटमेंट जो वायरल फीवर की है, जो एक तरह का फीवर है, एक तरह का इन्फेक्शन, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम नहीं होगा, तो कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स का कोर्स वगैरह लिया जाता है दोस्तों। देन मैंने बताया वीकनेस, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, एक तरह का शरीर सुस्त लगेगा। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है, पेशेंट हमेशा चिड़चिड़ापन होता है, खाना वैसे तो उसको भूख लगी रहती है बट खाना देखने की इच्छा नहीं होती और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। जैसे ही एक निवाला डालता है मुंह में तुरंत वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ये सब सिम्टम्स है वायरल फीवर के। ये सारे सिम्टम्स कवर होते हैं वायरल फीवर में। अब पेशेंट अडल्ट होने दो, यानी 12 साल के ऊपर होने दो या बच्चे होने दो, सारी तकलीफ कॉमन होती है दोस्तों। तो हम एडल्ट हैं, हमें मीन्स पेशेंट, उनको पता चल जाता है क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो बता सकते हैं। बट बच्चों को तकलीफ़ होती है, वो इतना नहीं बता सकते दोस्तों। तो उन्हें जानकारी, उनको क्या दिक्कतें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो बच्चों के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा यही कहना है, अगर कुछ ऐसी दिक्कत मिले तो आप ओवर द काउंटर मेडिकल पे जाके आप मेडिसिन मत परचेस कीजिए। आप प्रॉपर अपने फैमिली फिजिशियन को मिलिए, उनसे बताइए दिक्कतें हैं और डेफिनेटली वो इसका सोल्यूशन देंगे आपको। देन मैंने सिम्टम्स कवर कर लिया, कॉज की तरफ बढ़ते हैं। अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो कुछ तो कॉज होगा, किसकी वजह से हो रहा है वो तो जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो हो सकता है वो है इनहेलेशन, यानी हम कुछ सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं, कुछ एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया है एंड कुछ वाटर ड्रॉप्स, यानी कुछ फॉर एग्जांपल ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट होता है, पर्सन टू पर्सन एक दूसरे के शरीर में आता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ इसको बोल सकते हैं। अगर किसी को वायरल फीवर हुआ हो, वो छींकता है या फिर खांसता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, जो वायरस होंगे विद इन वो एनवायरनमेंट में, वो डायमीटर में आप में भी आ सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको वायरल फीवर हो सकता है दोस्तों। जो इसको टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होता है, गले में खाने पीने में दर्द होता है, टॉन्सिल जो ग्लैंड होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, सूज जाते हैं एंड ये तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेबल डिजीज़ इससे ही फैलता है। टॉन्सिल इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों इन्फेक्शन होता है। देन दोस्तों सेकंड कॉज की तरफ बढ़े हैं, वो है खाने पीने के थ्रू बॉडी फ्लूइड। दैट इज़ अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, अगर आप उसकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह शेयर कर रहे हो या फिर उसका झूठा उसका खा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वायरल इन्फेक्शन होना जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है। टॉन्सिलाइटिस में जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कवर किया, अगर किसी को हुआ होगा, अगर आप उसका सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह या फिर कुछ जो भी है आप शेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आपको वायरल फीवर हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो ये कुछ कॉज मैंने आज डिस्कस किए हैं। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ट्रीटमेंट में आते हैं दोस्तों होम रेमेडीज़ एंड मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम। ट्रीटमेंट में फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन के टैबलेट्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन, जो टॉन्सिलाइटिस जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसको कम करते हैं दोस्तों। जो ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उसको कम करते हैं दोस्तों। इसी के साथ कहा जाता है अलॉन्ग विथ एजिथ्रोमाइसिन हम सेफिक्सिन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वायरल जो हाई ग्रेड फीवर वो कम हो जाए। अलॉन्ग विथ कुछ हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, दैट इज़ ORS। हम ये भी ले सकते हैं ताकि हमारा जो डिहाइड्रेशन को जो शिकायत है वो भी कम हो जाए। एंड अलॉन्ग विथ कुछ पैरासीटामॉल टैबलेट्स होते हैं, अलॉन्ग विथ पैरासीटामॉल, यानी जो आपको हाई ग्रेड फीवर होता है वो कम करेगा। ये मेरे पास पैरासीटामॉल लूज़ में है दोस्तों, ये 500 पैरासीटामॉल 500 है, 650 mg मैं रखता हूँ, बट अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास। अब ये डिपेंड करता है हम ये ट्रीटमेंट उसको कैसे देंगे पेशेंट को। बच्चे को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, एडल्ट पेशेंट को कैसे दे सकते हैं ट्रीटमेंट दोस्तों। तो
ये दोनों एंटीबायोटिक्स होती हैं। कंटिन्यू अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो कंटिन्यू 5 डेज़ का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है अगर पूरी तरह से वायरल इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ हो और अगर आप एंटीबायोटिक्स का डोज मिस करते हो, उसे अवॉइड करते हो, तो विदिन 1 या 2 हफ्ते के अंदर अगेन वो आपको आएगा, परेशान करेगा, तो ये दिक्कतें हो सकती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि पूरा कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स में हम अजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिन वगैरह, डिहाइड्रेशन के लिए हम ओरल दैट इज़ WORS वगैरह दे सकते हैं। देन पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हो हाई ग्रेड फीवर वगैरह कम होने के लिए। अगर देन टू इस कुछ भी डाउट है तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलिए, उनको बताइए, वो ज़रूर इसका सोल्यूशन देंगे आपको। देन होम रेमेडीज़ की तरफ बढ़ते हैं। होम रेमेडीज़ में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? होम रेमेडीज़ में अगर गले का वायरल इन्फेक्शन यानी टॉन्सिलाइटिस जैसी तकलीफ है तो आप वार्म वाटर में हल्का सॉल्ट डाल के यानी नमक डाल के आप गरारा कीजिए, आपका जो ग्लैंड वगैरह एनलार्ज हुआ है कम हो जाएगा। देन अगर सर्दी है, स्नीजिंग है, कफिंग है, छींके आ रही है, नाक से पानी है, रनिंग नोज़ है, तो अगर नोज़ वगैरह ब्लॉक है तो आप वगैरह विक्स का वेपरफ वगैरह यूज़ करके आप एक तरह का स्टीम ले सकते हो, वो हल्का गर्म पानी करके, उससे भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। देन रनिंग नोज़ है तो उसके लिए प्रॉपर एलर्जी की दवाइयाँ आती है। फॉर एग्जांपल सिटीज़र एक ब्रांड है, सिट्राजिन एक ब्रांड है, वो आप ले सकते हो, आपका जो रनिंग नोज़ है वो बंद हो जाएगा। बट इसका भी प्रॉपर कोर्स किया जाता है ताकि इन्फेक्शन कम हो। ORS वगैरह अगर अवेलेबल नहीं है तो घर पे आप नमक शक्कर का घोल बना के 2 चम्मच शुगर लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट लेना है, हल्का मिक्स करना है, उसको कंटिन्यू आप 3-4 डेज तक कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली आपको जो वीकनेस की जो दिक्कत है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने कवर किया सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज़। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया है।